मैं इतला दिए बगैर दुबई से पाकिस्तान आ गया ताकि घर वालों को सरप्राइज दूं, मगर घर में चचा की बेटी को अकेला देखकर मुझ पर शैतान हावी हो गया। मैंने उसकी इज्जत लूट ली और उसी वक्त वापसी की टिकट करवा कर दुबई आ गया। जब घर वाले वापस आए तो किसी ने उसकी बात पर यकीन न किया, बल्कि उसे बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया। वो बेचारी हामला हो गई थी। 3 साल बाद मैं अपनी शादी के लिए पाकिस्तान आया। मैं दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन के साथ स्टेज पर बैठा था। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया जब एक पागल औरत ने मेरा मैं पिछले 3 साल से दुबई में काम कर रहा था। यहाँ मैं अपने एक दोस्त के कहने पर आया था और यहाँ मेरी जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी। सुबह से शाम तक काम, फिर रात को कुछ देर घर वालों से फोन पर बात करता। मेरे घर में मेरे वालिदैन, मेरा भाई अली और मेरी बहन फरियाल थी, जबकि मेरी चच्ची भी हमारे साथ रहती थी। अम्मी और चच्ची में बहुत प्यार था। चच्ची की दोनों बेटियां जोया और किरण भी मुझसे बात करती। एक दिन कंपनी ने इजाफी शिफ्ट का ऑप्शन दिया। मैंने फौरन हाँ कर दी। दिन रात काम करके जिस्म थक जाता, लेकिन जब मैं घर वालों को पैसे भेजता और जब वो मुझे बताते कि हमने तुम्हारे भेजे हुए पैसों से नए कपड़े और जूते खरीदे हैं, उनके चेहरों की मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल खुश हो जाता। मेरी सारी थकन उतर जाती। मैंने दुबई को अपनी दुनिया बना लिया था। ऐसी दुनिया जहां मैं सिर्फ और सिर्फ अरसलान था, ना किसी का बेटा, ना किसी का भाई और ना ही किसी का मुजरिम। मैं यहीं पर खुश था। मैं वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन उन्हीं दिनों कंपनी ने तमाम वर्कर्स को 15 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। मेरे साथी खुशी से झूम रहे थे। वो सब ये छुट्टियां अपने घर वालों के साथ मनाने वापस जा रहे थे और मैं अकेला रह गया था। मगर फिर मैंने इरादा किया कि मैं बिना बताए वापस जाकर सब घर वालों को सरप्राइज दूंगा। मैंने बैग उठाया और दुबई से रवाना हो गया। जब जहाज लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। बाहर आते ही वही गर्द आलूद फिजा, वही शोर, वही गलियों की बास जो 3 साल पहले छोड़कर आया था। टैक्सी ली और अपने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी जूं ही हमारी गली में मुड़ी, दिल किसी अनजानी बेचैनी से भर गया। मैं सोच रहा था सब कैसा रद्द अमल देंगे। अम्मा शदीद रो देंगी, फरियाल भागती हुई गले लगेगी, किरण भी खुश होगी, शायद शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछेगी अचानक कैसे आ गए। लेकिन जैसे ही घर के सामने टैक्सी रुकी, मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। घर बिल्कुल सुनसान था। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई जल्दी में निकला हो। मैंने बैग कंधे पर रखा और दरवाजे के अंदर कदम रखा। पूरे घर में सन्नाटा था। अम्मी, अब्बा, फरियाल, कोई जवाब न आया। मैंने ऊंची आवाज की, चच्ची, किरण, कोई है घर में? एक लम्हे बाद ऊपर वाले कमरे से दरवाजा खुला और किरण नमूदार हुई। अरसलान भाई, आप पाकिस्तान? वो हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ दौड़ती हुई नीचे आई। सरप्राइज दिया ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपने बताया ही नहीं। सब फुप्पो के बेटे की शादी पर गए हैं। वो सांस दरूस करते हुए बोली। मुझे भी जाना था, लेकिन कल मेरा पेपर है। अब्बू और ताया अब्बू शाम तक वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं घर पर रुक गई। मैंने सर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। बैग एक तरफ रख दिया। किरण ने मुस्कुराते हुए पूछा, जूस लाऊं आपके लिए या कुछ खाएंगे? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम पास बैठो। वो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर हंसती हुई मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने एक लम्हे के लिए उसे देखा। 3 साल पहले जो जिद्दी शरारती बच्ची थी, अब जवान हो चुकी थी। कद निकल आया था, चेहरे की साख बदल चुकी थी, लेकिन वही मासूमियत, वही शफाफ आंखें। वो हंसती हुई बता रही थी, अम्मा ने आपके बारे में कई बार जिक्र किया। फरियाल आपको याद करके रोती भी है। और मैंने तो ख्वाब में भी आपको देखा था एक बार। क्या देखा था? मैंने हंसते हुए पूछा कि आप आए थे और सबको चॉकलेट दी थी, लेकिन मुझे सबसे बड़ी। वो बच्चों की तरह हंसी। मैं भी हंस दिया, लेकिन अंदर कुछ और ही हलचल थी। मेरी निगाहें उसके चेहरे पर जम गई थी। मैं उसे सुनता जा रहा था, मगर समझ कुछ नहीं आ रहा था। मेरी नजरें उसके हाथों पर रुकी, फिर उसके कपड़ों पर। वो सादा सी शलवार कमीज में थी, लेकिन कुछ तो था उसके अंदाज में। शैतान आहिस्ता आहिस्ता ज़हन पर कब्जा जमा रहा था। यही तो मौका है। घर खाली है, वो तन्हा है। मैंने अपना ध्यान झटकने की कोशिश की, लेकिन अंदर की आवाज बार बार लौट रही थी। अरसलान भाई, मैं खाना निकालती हूँ,
آپ نے سفر سے آتے ہی کچھ نہیں کھایا، رکو بیٹھو ذرا میرے پاس۔ میں نے کہا یہی تو بیٹھی ہوں۔ وہ ہنسی نہیں، یہاں پاس۔ وہ جیسے کچھ نہ سمجھ پائی، اپنی وہی معصومیت لیے آ کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی، ہاتھ خود بخود اس کی طرف بڑھا۔ کرن تم بہت بدل گئی ہو، سب کہتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ چونکی، فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہا، لیکن دماغ میں ایک شور تھا، ہر چیز دھندلا گئی تھی۔ وقت، رشتہ، عزت، سب میں جانتا تھا جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن اس لمحے میں نے اپنے ضمیر کی آواز سننا بند کر دیا تھا۔ کرن جوس لے کر آئی تو ہاتھ میں ٹرے کانپ رہی تھی۔ میں نے وہ ٹھنڈا گلاس لیا، ایک گھونٹ بھرا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچن کی طرف پلٹنے لگی۔ میں نے آواز دی، کرن جی، کمرے میں جا رہی ہوں۔ ہاں، کل پیپر ہے نا، تھوڑا ریویژن کرنا ہے، وہ معصوم لہجے میں بولی۔ اچھا، میں نے مسکرا کر کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا لینا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہا۔ اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا، سوچنے اور روکنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا۔ قدم آہستہ آہستہ خود بخود اٹھنے لگے۔ ہاتھ دروازے کی طرف بڑھا، دھیرے سے کھولا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، کتاب کھولی ہوئی تھی، مگر آنکھیں صفحے پر نہیں تھی۔ شاید وہ کچھ محسوس کر چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر چونکی۔ ارسلان بھائی، سب خیریت؟ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس ایسے ہی دیکھنے آیا ہوں، تم پڑھ رہی ہو یا نہیں؟ جی بس پڑھ رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، بیڈ کے کنارے بیٹھا۔ کرن تم واقعی بڑی ہو گئی ہو۔ اس نے آنکھیں نیچی کر لی۔ ارسلان بھائی، آپ کچھ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز باہر جائیں۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے نرمی سے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، آپ میرے بھائی ہیں۔ وہ چیخ پڑی، مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ میں نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ وہ جھٹکے دینے لگی۔ ارسلان بھائی، خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، بس ایک لمحہ، صرف ایک نہیں۔ وہ زور سے بولی، یہ غلط ہے، بہت غلط، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے اسے دیوار کی طرف دھکیلا اور اس کی چیخ گلے میں دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا، آواز رند گئی تھی۔ میں آپ کی بہن ہوں، خدا کا واسطہ بس اب کچھ مت بولو۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی، مت کریں پلیز، میں ماں سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ پیپر دوں گی، پلیز۔ میں نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کی چیخیں خاموش کر دی۔ لمحے میں انسان نہیں درندہ بن گیا تھا میں۔ جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ زمین پر بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اور زبان پر صرف ایک لفظ، کیوں؟ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک لمحے کے لیے دل کانپا، لیکن فوراً خود کو سنبھالا، بیگ اٹھایا، دروازہ کھولا اور قدم باہر رکھے۔ اس کی آواز پیچھے سے آئی، روتے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے میں چپ رہوں گی؟ میں پلٹا نہیں، صرف اتنا کہا، سب مانیں گے تمہاری بات، کوئی یقین کرے گا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں گھر سے سڑک پر نکلا اور تیز تیز قدموں سے اس گلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ میں آیا تھا، نہ یہ کہ میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رات کو کراچی پہنچا۔ کراچی پہنچتے ہی میں نے موبائل بند کر دیا، کسی کا فون نہ آئے، نہ کوئی سوال ہو۔ ایک پرانا دوست سلمان میرے انتظار میں تھا۔ کیا بات ہے یار، اتنی جلدی پاکستان آ گئے؟ بس یار، کمپنی نے اچانک چھٹی دی، دل کیا آ گیا، زیادہ دن نہیں رکوں گا۔ ہم دونوں اس رات ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سلمان نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا، لاہور کیوں نہیں گئے؟ نہیں یار، وقت ہی نہیں تھا، واپسی کی جلدی ہے، بس تجھ سے ملنا تھا۔ وہ قائل ہو گیا۔ ہم نے پرانی باتیں کی، کالج کے قصے، وہ سب دن جب زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہوتی تھی۔
अगली सुबह मैंने आंख खोली तो दिल में किसी किस्म की घुटन नहीं थी। कुछ ना सोचा, ना ही किसी मंजर ने मुझे परेशान किया। बस एक ठहराव था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सलमान से कहा, एयरपोर्ट छोड़ देगा, कल ही तो आया है, आज वापस बस वापसी जरूरी है। कराची एयरपोर्ट से दुबई की परवाज ली और वापसी पर भी वैसे ही खामोशी थी जैसे आते वक्त थी। जहाज में बैठे बैठे एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया, क्या कर बैठा हूँ, लेकिन अगले ही लम्हे जहन ने दबा दिया, किसी को पता नहीं, सब कुछ ठीक है, जो देखने वाला होता है वो भी नहीं था। जब दुबई पहुंचा तो हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी। कंपनी का ड्राइवर लेने आ गया, वही कमरा, वही बेड, वही साथी, सब अपनी दुनिया में मसरूफ थे। मैंने बैग रखा और फौरन मोबाइल ऑन किया। अम्मी का मैसेज था, बेटा अगली बार जब भी आना हो तो पहले बता देना। मैं चौंका तो किरण ने बताया है, फोन किया। अम्मी ने उठाया, कहाँ हो तुम, खैरियत? जी अम्मी, दुबई आ गया हूँ। किरण पागलों की तरह रो रही थी, कह रही थी अरसलान भाई पाकिस्तान आए थे। सबने समझाया, तुम तो आए ही नहीं। हमने भी यही कहा कि शायद कोई ख्वाब देख लिया हो। मैंने हल्की आवाज में कहा, अम्मी वो बस जज्बाती हो गई होगी। मैंने भी यही सोचा, फोन बंद किया। दिल मुतमईन था। किरण कुछ बोली जरूर, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। मुझे खतरा महसूस नहीं हो रहा था। दिन मामूल पर आ गए, काम पर जाने लगा, कुछ इजाफी शिफ्टें ली ताकि जहन मसरूफ रहे। एक दिन कमरे में सब दोस्त बैठे बातें कर रहे थे, यार तो अगली बार कब जा रहा है? मैंने कहा, अभी तो 3 साल का और प्लान है, यहाँ कमाई है, सुकून है। किसी ने कहा, तो घरेलू बंदा नहीं लगता, बीवी बच्चे हों तो इंसान बार बार जाता है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी तो ऐसे किसी झंझट में नहीं पड़ा। अंदर से मुतमईन था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बड़े खतरे से बच निकला हूँ। चंद दिन बाद अम्मा की कॉल आई, अरसलान किरण ठीक नहीं लग रही, खामोश रहने लगी है, तुमसे बात करेगी, जी करवा दे। लेकिन किरण ने फोन नहीं लिया। अम्मी ने कहा, कह रही थी कुछ नहीं बोलना, बस आपका नाम लेकर रो रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी उसका कोई वहम होगा। अम्मी ने थोड़े तवक्कुफ से कहा, हाँ शायद, खैर तुम ख्याल रखो अपना। फोन बंद हुआ। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मैं महफूज हूँ। किरण की बात कोई नहीं सुनेगा। सब मुझे वही अरसलान समझते हैं जो 3 साल से घर वालों के लिए मेहनत कर रहा है। एक दिन ऑफिस से वापस आया, बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की, कोई ख्वाब नहीं, कोई याद नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और यही सन्नाटा मेरे लिए सुकून बन चुका था। कई हफ्ते गुजर गए और सब कुछ अपनी जगह पर चलता रहा। दुबई में वक्त की रफ्तार तेज थी, काम, नींद, फोन और फिर काम। कभी कभार रात को अम्मा की कॉल आती, कभी फरियाल की मुस्कुराहट वीडियो पर नजर आती, कभी अब्बा का सख्त लहजा सुनने को मिलता। लेकिन एक आवाज खामोश थी, वो आवाज जिसे मैं सुनना नहीं चाहता था, किरण। शुरू में जब अम्मा ने बताया था कि किरण कुछ बोल नहीं रही, मैंने सुख का सांस लिया था। दिन गुजरते गए और उसकी खामोशी मेरे हक में बदलती गई। एक दिन अम्मा ने फोन किया, अरसलान पता नहीं किरण को क्या हो गया है, चुप रहती है, न हंसती है, न किसी से बात करती है। मैंने सर्द लहजे में कहा, अम्मी हो सकता है दबाव में हो, इम्तिहान थे ना उसके, लेकिन इम्तिहान तो खत्म हो गए। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, उसकी आंखों में कुछ है जैसे अंदर से खाली हो गई हो, आप फिक्र ना करें, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। अम्मी ने इस बात में कुछ कहा और बात वहीं खत्म हो गई। मेरे लिए भी वहीं खत्म हो गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि किरण कुछ नहीं बोलेगी। उसकी खामोशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी जमानत थी। मैंने दोबारा कभी उसके बारे में नहीं सोचा। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट दिया, दबाव बढ़ गया, तवज्जो उधर लग गई। शाम को जब सब दोस्त हंसी मजाक करते, मैं भी साथ हंसता। अंदर की घुटन जैसे दब चुकी थी। फिर एक रात जब मैं वापस आया तो कमरे में मोबाइल पर 3 मिस्ड कॉल थी, अम्मी की और एक अब्बा की। फोन उठाया, अम्मा की आवाज में इस तरह था, अरसलान फौरन बात करो अब्बा से। अब्बा ने फोन लिया, बेटा किरण की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को दिखाया है। मैंने परेशानी जाहिर करते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ अजीब बात कह रहा है डॉक्टर, वो कह रहा है किरण हामला है। मेरे हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। क्या? हाँ, वो तो कुछ बता ही नहीं रही,
खामोश है, ना कुछ बोलती है, ना जवाब देती है। माँ बाप का सामना भी नहीं कर रही। मेरे अंदर कुछ टूटा, लेकिन चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अब्बा, ये कैसे हो सकता है? मैंने हैरत ज़दा लहजे में कहा। क्या मतलब? हम सब परेशान हैं। वो कुछ नहीं बता रही कि किसका बच्चा है, क्या हुआ, कब हुआ। मैंने सांस खींची और नरम लहजे में कहा, अब्बा, ये तो बहुत अजीब बात है, इसलिए तुम्हें फोन किया। सोचा शायद तुम्हें पता हो। कुछ नहीं अब्बा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने फोन बंद किया और खामोशी से दीवार को घूरता रहा। दिमाग में शोर था, लेकिन चेहरे पर सन्नाटा। कमरे के बाकी लोग गपशप में मसरूफ थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मेरे अंदर क्या तूफान चल रहा है। अगली सुबह काम पर जाना मुश्किल था, लेकिन गया। चेहरे पर वैसी ही रूटीन वाला तासुर, कोई खास फर्क नहीं। सिर्फ दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी वो चुप रहेगी? 2 दिन बाद अम्मी की दोबारा कॉल आई। अरसलान, किरण की हालत मजीद खराब है। कुछ बताती नहीं, बस रोती है। कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आया था। मेरे दिल में हल्की सी कपकपी दौड़ी। अम्मी ये क्या कह रही हैं? हम सब परेशान हैं। अरे वो तो तुम्हारा नाम ले रही थी, लेकिन हमें यकीन नहीं आया। हमने तो उसे डांट दिया। क्या मतलब? मेरा नाम? मैंने आवाज को धीमा रखते हुए कहा। हाँ, कह रही थी। अरसलान भाई आए थे, लेकिन सबको मालूम है तुम तो आए ही नहीं थे। हमने उसे समझाया कि बिस्मिल्लाह ख्वाब देखा होगा। अम्मी, ये लड़की पागल हो गई है क्या? हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है। तुम बस दुआ करो, अल्लाह हिदायत दे उसे। फोन बंद हुआ और मैंने सुकून से आंखें बंद कर ली। अंदर से खौफ आ रहा था, लेकिन एक पहलू से दिल मुतमईन था। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। किरण खामोश थी और दुनिया को उसकी खामोशी पागलपन लग रही थी। मेरे लिए यही सबसे बड़ा पर्दा था, एक ऐसा पर्दा जिसे चाक करने वाला भी शायद खुद हार चुका था। किरण का नाम जब पहले बार मेरे सामने अब्बा की जुबान से निकला, तो मेरे अंदर एक लम्हे को खौफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही उनके अल्फाज मुकम्मल हुए, मैंने फौरन रद्दे अमल देने की मशक की, जो पहले ही दिल में तैयार कर रखी थी। अरसलान, वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है, कहती है तुम ही आए थे। मैंने फौरन बात काट दी। अब्बा, खुदा का खौफ करें, आपको वाकई लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? कुछ लम्हे की खामोशी रही, फिर अब्बा की आवाज भारी हो गई। मुझे यकीन है बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकता, पर वो बार बार यही बोल रही है। खुद पर हाथ मारती है, रोती है, पागल हो गई है। अब्बा, मैं तो 3 साल से दुबई में हूँ, किसी ने आते जाते देखा? कोई सबूत है? अब्बा खामोश हो गए, शायद अपने अंदर उलझ गए। मैंने उसी लम्हे दूसरा वार किया। मुझे लगता है अब्बा, वो किसी और के चक्कर में पड़ गई है, और अब जब मामला बिगड़ गया है तो मेरा नाम ले रही है, ताकि सब उसे मासूम समझे। फोन बंद होने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। झूठ बोलने में मुझे अब महारत हो चुकी थी। जमीर की जगह दिफाई जुमले बैठ चुके थे। चंद दिन बाद अम्मा ने कॉल की। अरसलान, अब तो हद हो गई है। किरण कहती है उसका बच्चा तुम्हारा है। अम्मी, मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, क्या आपको भी लगता है कि मैं इतना गिर सकता हूँ? नहीं बेटा, पर वो तो बस तुम्हारा ही नाम ले रही है। अम्मी, वो अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे घसीट रही है। वो तो अब शायद किसी और के साथ। बस करो अरसलान। अम्मा की आवाज सख्त हो गई। ऐसी बात जुबान पर ना लाओ, लेकिन सच ये है कि अब हम मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उसी दिन शाम को घर वालों ने फैसला कर लिया। किरण को बुलाया गया। वो चुपचाप बैठी थी, गोद में हाथ रखे, नजर जमीन पर। अब्बा, चचा, अम्मा, चच्ची सब जमा थे। चचा ने पूछा, सच बता, क्या हुआ किरण? किरण ने नम आंखों से सिर्फ एक बात कही, अरसलान भाई आए थे उसी दिन, किसी को बताया नहीं था। अब्बा गुस्से से बोले, तुझे शर्म नहीं आई? वो तो 3 साल से बाहर है, फिर भी यही झूठ। किरण ने नजरें उठाई, कुछ कहना चाहा, लेकिन चच्ची बीच में बोल पड़ी, हमें किसी गुनहगार की सफाई नहीं सुननी। अगर तुझ पर जरा भी शर्म है तो बता दे, असल किस्सा क्या है? किरण की खामोशी फिर लौट आई। वो बोली, मैंने झूठ नहीं कहा। अब्बा उठे और गुस्से से बाहर निकल गए। घर में सन्नाटा छा गया। उसी रात फैसला हुआ कि किरण अब इस घर में नहीं रह सकती। वो इज्जत जिसका दावा ये खानदान करता था, अब एक नाम नेहाद गुनाह से दागदार हो चुकी थी। 2 दिन बाद मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत के साथ किरण को भेज दिया गया।
अम्मा ने सर्द लहजे में कहा, जहाँ तेरा जी चाहे जा, लेकिन अब इस दहलीज पर कदम मत रखना। किरण ने एक बार भी नजरें नहीं उठाई। उसने सिर्फ अपने कपड़े लिए और चुपचाप घर से निकल गई। मैंने जब ये सुना तो दिल में अजब सुकून उतरा। एक खतरा टल गया था। जिस सच ने मेरे सारे वजूद को हिला देना था, वो सच अब सड़कों पर धुतकारा गया था। उसी दिन रात को अम्मा ने फोन किया, अरसलान जो लड़की खानदान की इज्जत का ख्याल न करे वो किसी के लायक नहीं होती। अम्मी आप फिक्र न करें, अल्लाह इंसाफ करेगा। मैंने उस जुमले पर खुद हंसी रोकी। चंद दिन बाद मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी। किसी पुरानी क्लास फेलो ने लिखा था, कुछ लोग बज़ाहिर शरीफ लगते हैं लेकिन अंदर से दरिंदे होते हैं। मैंने फौरन ब्लॉक कर दिया। ना जाने वो किरण के बारे में थी या मेरे जैसे किसी और के लिए। वक्त गुजरता गया और मैंने अपने झूठ का ऐसा जाल बुन लिया कि खुद भी सच समझने लगा। मेरे लिए किरण बस एक खामोश साया बन चुकी थी, जिसे अंधेरे में धकेल दिया गया हो और मैं रोशनी में महफूज था। किरण को घर से निकाले कई महीने गुजर चुके थे। उसकी तरफ से अब कोई आवाज, कोई पैगाम नहीं आता था। खानदान में जैसे उसका नाम लेना भी गुनाह समझा जाने लगा था। किसी ने ना पूछा, ना याद किया। वो एक ऐसा सफा था जिसे सबने बैक वक्त फाड़ कर फेंक दिया। मैं दुबई में मसरूफ था। जिंदगी की रफ्तार और दबाव ने बाकी सब कुछ दबा दिया था। घर वालों से राब्ते में था और वो मुझ पर पहले ही से ज्यादा एतबार करने लगे थे। फिर एक दिन अम्मा ने वीडियो कॉल की। उनके चेहरे पर गैर मामूली खुशी थी। अरसलान, तेरी फुप्पो की बेटी है ना सायरा, हमने उसके साथ तेरी बात तय कर दी है। मैंने मसनूई हैरत से कहा, अच्छा इतनी जल्दी? हाँ बेटा, अब वक्त है। तू 3 साल से बाहर है, अब एक ठिकाना होना चाहिए। अम्मी की खुशी में ही मेरी खुशी है। उसी लम्हे अब्बा ने फोन किया, तेरी माँ ने सब संभाल लिया है, अगले साल की छुट्टियां ले और पाकिस्तान आ जा, रुखसती वहीं से होगी। मैंने कहा, जी बेहतर, मैं तरतीब दे लूंगा। मंगनी की रस्म भी मेरे बगैर तय पा गई। घर में सब खुश थे। अम्मा ने तस्वीर भेजी। सायरा मुस्कुरा रही थी, जेवरात पहने शर्मा रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने किसी तस्वीर पर गौर नहीं किया। न सायरा की आंखों में, न किसी के तबसरे में कोई दिलचस्पी थी। मेरे लिए ये सब एक नया बाप था। पुराना सब खत्म हो चुका था। मेरी सोच के मुताबिक इधर दुबई में 3 साल मजीद गुजर गए। अब मैं कदरे मुस्तहिकम हो चुका था। कंपनी ने मुझे सीनियर पोजीशन दे दी थी। आमदनी बेहतर हो गई थी। खानदान की नजरों में मेरा मकाम और बढ़ गया था। अम्मा कभी कभार कहती, अरसलान सायरा इंतजार कर रही है। मैं बस इतना कहता, बस अब की बार वापिस आया तो रुखसती होगी। फिर आखिरकार वो सब आ ही गया। मैंने अपनी वापसी की तारीख तय कर ली, टिकट ली, कंपनी से बाज़ाब्ता छुट्टी मंजूर कराई और घर वालों को इतला दे दी। जहाज में बैठे बैठे मैं सोच रहा था, ये वही मुल्क है जहाँ एक वक्त में खुद को बचाने के लिए झूठ के पर्दे बिछाए थे। अब उसी जगह वापस जा रहा हूँ, मगर एक नए किरदार के साथ, दूल्हा बनने के लिए। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही चेहरों पर वही पुराने रंग दिखाई दिए। अम्मा गले लगी, फरियाल ने शोर मचाया और अब्बा ने कंधे पर हाथ रखा। अब की बार तो अपने घर का हो जाएगा। मैं खामोशी से मुस्कुराया। यही लोग थे जिन्होंने मेरे सच पर नहीं, मेरे झूठ पर आंखें बंद करके यकीन किया था। यही वो पर्देदार थे जिनके लिए हकीकत कोई मायने नहीं रखती थी। शादी में चंद दिन बाकी थे। घर की गलियां सजी हुई थी। लड़कियों के कहके, मेहंदी की खुशबू और बाजारों के चक्कर, सब कुछ आम सा लग रहा था। लेकिन मेरे अंदर अजीब सा सन्नाटा था। एक शाम मैं बाजार गया, शादी का सूट लेना था। गाड़ी एक सुनसान गली में रुकी। मैंने पैदल आगे बढ़ने का सोचा। रास्ते में एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया और मेरी उंगली थाम ली। अंकल, रोटी ला दो ना। मैं चौंका। बच्चा नंगे पाँव था। बदन पर एक छोटी निक्कर कमीज नहीं थी। सर्दी भी कुछ कम ना थी। वो थर थर कांप रहा था। मैंने नजरें झुकाई और बच्चे का चेहरा देखा। एक लम्हे को जैसे दुनिया थम गई हो। वो चेहरा, वो मेरी आंखों जैसा था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। कुछ कदम दूर एक बोसीदा हाल औरत खड़ी थी, सर पर फटा हुआ दुपट्टा, आंखों में वीरानी, वजूद में कमजोरी। वो मुझे तक रही थी। मेरी निगाह जैसे वहीं जम गई। वो किरण थी। मैंने दोबारा बच्चे की तरफ देखा, फिर किरण की तरफ। वक्त जैसे पलट आया था। किरण ने बच्चे का हाथ पकड़ा। आओ यहाँ से चले, जिनके दिल सड़ चुके हों
वो भूख भी नहीं समझ सकते। वो तेजी से पलट गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, कपकपाता, सकते में, जैसे जमीन ने पहली बार मेरा झूठ मेरे सामने कर दिया हो। शादी के बैनर लग रहे थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। गलियों में वो बच्चा घूम रहा था जिसका बाप मैं था, और मैं उसी लम्हे सिर्फ एक गुनहगार नहीं, एक बुजदिल भी था। मैं वहीं खड़ा रह गया था, सड़क के किनारे, एक शोर मचाते बाजार के बीच, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जैसे हर आवाज बंद हो गई हो। वो बच्चा, उसकी आंखें, उसका माथा, वो आबरू की बनावट, जैसे आईने में खुद को बचपन में देख रहा हूँ। मेरी उंगली छोड़कर वो जा चुका था, लेकिन मेरा हाथ अभी तक वैसे ही झुका हुआ था, साकित। मैंने गर्दन घुमाई, नजरें दौड़ाई, लेकिन वो औरत किरण भीड़ में कहीं गुम हो चुकी थी। मेरे कदम बेअख्तियार आगे बढ़े। मैंने दुकानों के पीछे देखा, नुकड़ों पर नजर दौड़ाई, एक खस्ता हाल गली में कदम रखा। वहाँ कुछ झुग्गियां थी, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कचरे के ढेर पर एक बिल्ली रोटी का टुकड़ा घसीट रही थी। फिर वही बच्चा नजर आया, झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा, अंदर झांक रहा था। मैं आहिस्ता से नजदीक गया। किरण अंदर बैठी थी, एक पुराना कंबल ओढ़े, लकड़ी की एक पेटी के पास, जैसे चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हो। एक झटके से लकड़ियां गिर गईं और वो थकी हुई सांस के साथ सर झुकाकर बैठ गई। अम्मी, आज कुछ नहीं मिला। बच्चे की आवाज आई, पानी पी लो, सो जाओ, कल कुछ और कर लेंगे। किरण की आवाज खुश्क थी, जैसे हलक में रेत भरी हो। मेरे कदम पीछे हट गए। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। हाथ पसीने से भीग गए थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन अब ये कोई खौफ नहीं था, ये वही चीज थी जिसे मैं बरसों दबाता रहा था, जमीर। जहन में वो रात लौट आई जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था, जब वो रो रही थी, जब उसकी आंखों में इल्तिजा थी, और मैंने वो सब कुचल दिया था। ये बच्चा मेरा है, मैंने दिल में कहा, लेकिन जुबान पर कुछ न आया। उसी लम्हे किरण बाहर आई। उसकी निगाहें चंद लम्हों के लिए इधर उधर भटकी, फिर मुझ पर ठहर गई। हम दोनों आमने सामने थे। मेरे लिए वो लम्हा जैसे किसी अदालत में पेशी हो, लेकिन उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई इल्तजा नहीं, कोई हैरत नहीं, सिर्फ नफरत थी। मैंने आहिस्ता से कहा, किरण। वो करीब आई, बच्चे को अपने पीछे किया, और बगैर किसी तासुर के बोली, क्या लेने आए हो यहाँ, और क्या बर्बाद करना है मुझे? कुछ बात करनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, ना अल्फाज, ना आंखें। तुम जा सकते हो। ये बच्चा, मैंने कहना शुरू किया, चुप रहो, ये मेरा है, सिर्फ मेरा, और तुम जैसे गंदे वजूद से इसका कोई ताल्लुक नहीं। किरण, मैंने बहुत बुरा किया, मैं मानता हूँ। मानने से क्या होगा? वो लम्हा वापस आ जाएगा, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, मेरा सुकून, सब। मैंने नजरें झुका ली, कुछ लम्हे खामोश रही, फिर मैं बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस घर चलो, घर चलो। मैं सबको सच बताऊंगा, और फिर वही लोग जो मेरे आंसू पर हंसते थे, वही अब तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। किरण, मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं हो, अगर होते तो इतने साल बाद नहीं आते। जब तुमने बच्चे जैसा चेहरा देखा, तब जागे हो। तुम्हारा जमीर भी खुद गर्ज है। उसके अल्फाज जहर थे, मगर वही मेरी आंखें खोल रहे थे। बच्चा मेरे पीछे छुप गया। किरण ने उसे बाजू से पकड़ा और झोंपड़ी की तरफ ले गई। ये मत सोचना कि तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए कुछ मायने रखती है। अब अगर दोबारा इस तरफ आए तो शायद मैं खामोश ना रहूं। दरवाजा बंद हुआ और मैं वहीं खड़ा रह गया। आसमान पर धूप मांद पड़ चुकी थी। मैं बाजार की तरफ लौटा, लेकिन दिल अब वो नहीं रहा था जो सुबह घर से निकला था। मेरे कंधों पर अब सिर्फ शादी का कुर्ता नहीं था, एक ऐसा जुर्म भी था जिसकी सजा शायद पूरी जिंदगी काफी ना होती। अगली सुबह मैं दोबारा उसी गली में लौट गया। रात भर नींद नहीं आई थी। हर बार आंख बंद करता तो किरण का चेहरा नजर आता। वो धुतकारती हुई नजरों से मुझे देखती, और बच्चा, मेरे अंदर कोई चीज बार बार चीखती, अब देर नहीं होनी चाहिए। झोंपड़ी के बाहर वही खामोशी थी। बच्चे की आवाज भी सुनाई नहीं दी, शायद वो अभी सो रहा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर आवाज दी, किरण, सिर्फ एक बार बात सुन लो। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने झुककर अंदर झांका। वो वहां बैठी थी, बच्चा उसकी गोद में सो रहा था। किरण, मैं, चले जाओ। उसकी आवाज बुलंद हुई, लेकिन वो चिल्ला नहीं रही थी, बल्कि काट रही थी। किरण, मेरी बात सुनो, खुदा के वास्ते,
वापस चले जाओ, वरना मैं चीखूंगी, लोग जमा होंगे, फिर तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी जो अभी मिली हुई है। मैंने दरवाजे के सामने हाथ जोड़ लिए। मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझ पर जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, लेकिन मुझे सुन लो। किरण उठी, बच्चा उसके बाजू से लिपटा हुआ था। वो दरवाजे तक आई और फिर एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में देखकर मेरे मुंह पर थूक दिया। ये तेरी माफी है, अब दफा हो जाए यहाँ से। मेरा सर झुक गया। वो थूक मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे वजूद पर गिरा था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मैं चाहता हूँ सबके सामने सच बोलूं, तुम्हें वापस इज्जत दूं, जो कुछ किया सबको बताऊं। मुझे इज्जत नहीं चाहिए। किरण चीखी। मैं अपनी माँ को खो चुकी हूँ, अपनी चाची को, अपना खानदान और सबसे बढ़कर अपने आप को। तो मुझे अब क्या देगा? मैंने सोचा है शादी वाले दिन सबके सामने बताऊंगा। हंसी आती है तुम पर। शादी? तुम अब भी शादी कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, इसलिए तो रुक गया हूँ किरण, कि अब मजीद झूठ ना बोलूं। किरण खामोश हो गई। बच्चे ने आंख खोली, माँ की तरफ देखा और बाजू उसके गले में डाल दिए। ये बच्चा। किरण की आवाज टूट गई। मुझे इससे नफरत है, क्योंकि जब मैं इसको देखती हूँ मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है। मैंने बच्चे की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, ना सवाल ना गिला, बस मासूमियत थी जो किसी गुनाह की वरासत नहीं होती। किरण, मैं जानता हूँ तुम्हें इससे लगाव नहीं, पर ये मेरा बेटा है। मुझे परवाह नहीं, इसे जिंदा रखा है बस इसलिए कि तुम जीते जी मर सको। फिर मुझे मरने दो, मुझे वो सब सहने दो जो तुमने सहा। किरण ने एक सर्द नजर डाली। फिर सुन लो, अगर तुम सच बोलने जा रहे हो तो जानते हो अंजाम क्या होगा। तुम्हारा निकाह नहीं होगा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हें दुनिया ताने देगी। मैं तैयार हूँ, तो जा और जो कहना है कह दे, लेकिन याद रख, अगर एक लफ्ज भी घुमाया, एक जुमला भी मुझे झूठा बनाया, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। नहीं किरण, अब सिर्फ सच बोलूंगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं पीछे हटा और धीरे धीरे गली से निकल आया। सूरज चमक रहा था, लेकिन मेरे लिए वो रोशनी नहीं गवाह बन चुका था। मेहंदी की रात थी। सहन में रंग बिरंगी लड़ियां लटक रही थी। बैंड वाले बाहर तैयारी कर रहे थे। मेहमान आ रहे थे। खवातीन गीत गा रही थी। सायरा के हाथों पर मेहंदी रचाई जा रही थी। अम्मा ने मेरे कपड़े खुद सेट किए थे। कह रही थी, आज के बाद तू बीवी वाला हो जाएगा मेरा पुत्र। मैं आईने के सामने खड़ा कमीज के बटन बंद कर रहा था, लेकिन दिल कहीं और था। दिमाग में वो अल्फाज गूंज रहे थे जो मैंने खुद को कई बार दोहराकर याद कराए थे। कमरे से निकला तो सामने अब्बा बैठे थे। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर सर हिलाया। तैयार है? जी चच्ची, चचा, फरियाल सब मौजूद थे। किरण वहां नहीं थी, लेकिन उसे मैं खुद साथ लाया था। उसने वादा किया था कि बस एक बार मेरे सच के वक्त मौजूदगी होगी। तकरीब शुरू हुई। बैंड बाजे बजने लगे। मेहमान हंस रहे थे। औरतें रवायती गाने गा रही थी। सायरा शर्मा रही थी और मैं सबके बीच खड़ा था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। अब्बा ने माइक पकड़ाया। सबका शुक्रिया कि आप लोग आज अरसलान की मेहंदी में आए। हमारा बेटा 3 साल बाद वापस आया है और नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। मैंने आगे बढ़कर अब्बा से माइक लिया। एक बात कहनी है सबके सामने, मैंने साफ लफ्जों में कहा। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। अम्मा परेशान हो गई। अरसलान, क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले जब मैं दुबई से छुट्टी पर आया था, मैंने एक गुनाह किया। मैंने किरण के साथ ज्यादती की। खामोशी छा गई, जैसे पूरी महफिल पर बिजली गिर गई हो। मैंने सबसे छुपाकर उसे तकलीफ दी। उसे घर से निकाला गया और मैं खामोश रहा। चच्ची चीख पड़ी, क्या बकवास कर रहा है? अब्बा ने मुझे घूरा। अरसलान, ये मजाक है क्या? नहीं अब्बा, मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर पीछे से किरण की आवाज आई, ये सच है। सबने पलट कर देखा। वो पोसीदा लिबास में, सर पर दुपट्टा, हाथ में अपने बेटे का हाथ थामे खड़ी थी। चच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर किरण के गले लग गई। बेटी, हमें माफ कर दे। अब्बा ने मुझे देखा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। तुझे हमने पाल कर ये दिन देखने के लिए रखा था। चचा ने किरण को सीने से लगाया। हमें शर्म आनी चाहिए, हमने अपनी ही बच्ची को धुतकारा। चच्ची, अम्मा, सब औरतें किरण के इर्द गिर्द जमा हो गई।
سائرہ کی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور ذلت تھی۔ ابا نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج اس لڑکے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری جائیداد، ہمارا نام، ہمارا رشتہ، سب ختم۔ میں خاموش کھڑا رہا، نہ کچھ کہا، نہ مزاحمت کی۔ یہی میری سزا تھی اور میں جانتا تھا کم ہے۔ چچی نے کرن کے بیٹے کو گود میں لیا اور بوسہ دیا۔ یہ ہمارا خون ہے، ہم سے چھپا رہا، لیکن اب نہیں بولوں گی۔ لوگوں کی آنکھوں میں جو حقارت تھی وہ میرے لیے نئی نہیں تھی، بس اس بار کھل کر نظر آ رہی تھی۔ میں نے مائک نیچے رکھا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ تبھی کرن نے ایک جملہ کہا، میں آج بھی ٹوٹی ہوں لیکن اب اکیلی نہیں، اب میرا بیٹا میرا سہارا ہے اور سچ ہمیشہ محافظ۔ محفل وہی ختم ہو گئی، بینڈ خاموش ہو گیا، گیت رک گئے، مہندی کے رنگ ماند پڑ گئے اور میں اس رنگین شام میں سب سے کالی حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ مہندی کی رات کے بعد سناٹا چھا گیا، نہ کوئی گیت بجانا، نہ مبارکباد آئی۔ دوسرے دن سب رشتے دار اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اماں نے دروازہ بند رکھا، کسی سے ملاقات نہیں کی۔ ابا نے 2 دن تک کسی سے بات نہیں کی، صرف چچا تھے جو سب سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کرن کے لیے پچھتاوا تھا اور میرے لیے ایک فیصلہ، یہ شادی ہو گئی۔ چچا نے صاف لفظوں میں کہا، اور تم دونوں کا نکاح اب ہوگا، ابھی ہوگا۔ کرن نے انکار کر دیا۔ صحن میں سب کے سامنے نظریں نیچی رکھی، بس ایک جملہ بولا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چچی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹی ہم مانتے ہیں ہم نے تجھ پر ظلم کیا، لیکن اب وقت ہے کہ تجھے عزت سے واپس لائیں۔ کرن خاموش رہی۔ چچا نے میرا کاندھا پکڑ کر جھنجھوڑا، اگر تو مرد ہے تو اب اس لڑکی کو نام دے جو تو نے اس سے چھین لیا تھا۔ میں نے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی لفظ نہیں بولا، صرف اس بات میں سر ہلایا۔ 2 دن بعد نکاح پڑھایا گیا، نہ کوئی بارات، نہ بینڈ باجا، نہ مبارکباد، صرف ایک سادہ نکاح۔ نکاح کے بعد ہم الگ کمرے میں بیٹھے تھے۔ آہستہ سے کہا، کرن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کا خیال رکھوں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے میری طرف نہیں دیکھا، صرف اتنا کہا، میں تیرے ساتھ صرف اس لیے بیٹھی ہوں کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا، لیکن میرے دل میں تیرے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہنے لگے، لیکن 2 الگ دنیاؤں میں۔ وہ دن بھر بچے کے ساتھ مصروف رہتی، گھر کے کام کاج خاموشی سے کھانا بناتی اور مجھے ایک نظر تک نہ دیتی۔ میں آفس جاتا، واپس آ کر کوشش کرتا بات کرنے کی، لیکن اس کی زبان پر صرف ضرورت کے جملے ہوتے، کھانا رکھا ہے، بچے کا دودھ ختم ہو گیا ہے، دروازہ بند کر دینا۔ کبھی کبھی بچہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا اور میرے سینے سے لپٹ جاتا، اس لمحے میں کچھ بھول جاتا، لیکن کرن کی سرد نظریں پھر مجھے یاد دلا دیتی، یہ مسکراہٹ میری کمائی نہیں، میری سزا ہے۔ اکثر رات کو میں چپ چاپ جاگتا رہتا، کرن بستر کے کنارے لیٹی ہوتی اور میں دیوار کی طرف منہ کیے لیٹا ہوتا۔ میرے اور اس کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی تھی جو وقت کے ساتھ اور اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں نے آہستہ سے کہا، کرن کیا کبھی تھوڑا سا یقین واپس آ سکتا ہے؟ وہ پلٹی نہیں، صرف بولی، سزا پوری ہو جائے پھر دیکھی جائے گی۔ میرے دوست جو کبھی مجھے رشک کی نظر سے دیکھتے تھے اب کہتے تھے، ارسلان تو بدلا بدلا لگتا ہے۔ میں ہنس کر ٹال دیتا، بس کام کا دباؤ ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ میں جیتے جی مر رہا تھا۔ کرن کی ہر خاموشی، ہر اجتناب، ہر نظر انداز مجھے اندر سے جلا رہی تھی۔ ایک دن بچے نے کہا، ابو آپ کیوں رو رہے تھے رات کو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، ابو کی تو آنکھوں میں بس دھواں آ گیا تھا۔ بچے نے معصومیت سے پوچھا، کسی نے آگ لگا دی تھی؟ میں ہنس نہیں پایا، صرف سر ہلا دیا۔ ہاں، کسی نے آگ لگا دی تھی میرے اندر۔ اب ہر دن ایسا ہی ہوتا تھا، میں صبح گھر سے نکلتا، دن بھر کام میں مصروف رہتا، شام کو واپس آتا اور رات بھر یاد میں جلتا۔ کرن اب بھی وہی تھی، مضبوط، خاموش اور اپنے زخموں کی وارث، لیکن میں بدل چکا تھا۔ پہلے جو کچھ چھپا لیا کرتا تھا اب وہ سب میری آنکھوں میں صاف دکھتا تھا۔ ایک دن دیر رات کرن میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اگر کبھی تمہیں یہ لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو یاد رکھنا، میں روز اس لمحے کو یاد کرتی ہوں جب تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میری چیخ کسی نے نہیں سنی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا، کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ چلی گئی اور میں دروازے کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔
اب میں جیتا تھا، ہر دن جیتا تھا اور ہر دن مرتا بھی تھا، اور شاید یہی میری اصل سزا تھی۔ جو شخص گناہ چھپا کر سکون ڈھونڈتا ہے وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا جاتا ہے۔ کسی کی خاموشی کمزوری نہیں، وقت آنے پر وہ سچ بن کر گونجتی ہے۔